जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस 6 relevant articles from the Indian Express and the Hindu from the 24th and the 25th of November। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल, अ डिफरेंट क्लासरूम। जैसे कि आप जानते हैं, एसर सर्वे भी रिसेंटली रिलीज हुआ है, एसर 2021 का, द एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। दिस इज कंडक्टेड, इसकी जो असेसमेंट आर्म है दैट इज द प्रथम फाउंडेशन। तो एसर 2021, जैसे आप जानते हैं पैंडेमिक के चलते पिछले 2 साल से फिजिकली सर्वे नहीं कंडक्ट हो पा रहा था, तो ये टेलीफोनिक बेस्ड सर्वे हुआ था 2020 में भी और 2021 में भी टेलीफोनिक बेस्ड सर्वे हुआ था। और जैसे आप जानते हैं कि स्कूल्स भी लार्जली पिछले 2 साल से बंद थे, क्लोज थे। तो इस करके ये जानना बहुत जरूरी था कि जो स्टेटस ऑफ एजुकेशन है बच्चों का, और किस तरह के माहौल में वो रह रहे हैं, किस तरह का उनका एटमॉस्फेयर है, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, प्राइवेट स्कूल्स में है। तो इस तरह के काफी सवाल पेरेंट्स को पूछे गए थे ओवर अ टेलीफोनिक राउंड। Now, what were the questions asked in the survey? Now, so what decisions were taken with the families, within the families about their children's education? आफ्टर ऑल पैंडेमिक के चलते 2 साल तक स्कूल बंद रहा था, तो बच्चों की पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, 3rd क्लास 4th क्लास बच्चों की बात करें, तो डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन शायद उनके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं हो पाएगी। उनको तो क्लासरूम टीचिंग चाहिए। उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो क्लासरूम में ही ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है। व्हाट अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल टू हाउस होल्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री? एज यू नो, बहुत सारे हाउस होल्ड्स थे जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे अपने बच्चों की फीसेस को भी। बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं थी, बहुत सारे लोगों के पास, दे वर अनएम्प्लॉयड। तो उस सिचुएशन में वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और अगर वो स्कूल भेजेंगे तो कौन से टाइप के स्कूल में भेजेंगे, सरकारी स्कूल्स में कि प्राइवेट स्कूल्स में? ठीक है। आफ्टर ऑल बहुत सारे पेरेंट्स जो जॉबलेस हो गए इस पैंडेमिक के दौरान, तो obviously they couldn't afford to send their children to private schools, so they definitely had to put their children into government schools. And what was the relationship between home and school during this period of crisis? एक छोटा बच्चा, 8 9 10 साल का बच्चा, उसको एक बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर उसकी मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो वो उस तरह का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्कूल से और घर से दोनों से ही मिल सकता है। तो किस तरह का वो वातावरण रहा था, ये इस तरह के सवाल इस सर्वे में पूछे गए थे। तो व्हाट आर द मेजर फाइंडिंग्स फ्रॉम द सर्वे? Now, whether by age or grade or state, across the board, there is a clear and substantial increase in enrollment in the सरकारी schools, in the government schools। ठीक है। देखिए, सरकारी schools, चलो अच्छी बात है, बुरी बात है, वो तो अब आपको पता ही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सरकारी स्कूल्स में कैसा है। बट नेवरदलेस बहुत सारे पेरेंट्स सरकारी स्कूल में बच्चों को इस करके डाल रहे थे बिकॉज दे कुडंट अफोर्ड सेंडिंग देयर किड्स टू प्राइवेट स्कूल्स। देखिए, जो तो ऑब्वियसली वेल ऑफ है, जो पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ थे, जिनकी जॉब्स वगैरह इंटैक्ट थी, ठीक है, सो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे थे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे, स्पेशली फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए 2 साल से अगर स्कूल नहीं लग रहा तो पेरेंट्स क्या कहना था कि हम फीस क्यों दें, व्हाई शुड वी गिव द फीस। इस करके उन्होंने सरकारी स्कूल में डाल दिया, बिकॉज सरकारी स्कूल में आपको पता है फीसेस कम होती हैं। ठीक है। सो वी सॉ अ डाउनटर्न इन द प्राइवेट एनरोलमेंट। ऑन दी अदर हैंड, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, जो सेमी अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में है, दे हैव आल्सो स्ट्रगल्ड टू स्टे अफ्लोट, यानी कि जो बीच में आ जाते हैं। ठीक है। तो सरकारी स्कूल तो चलो गवर्नमेंट फंडेड है, प्राइवेट स्कूल जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं ऑब्वियसली उनको तो बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलती है, लेकिन जो बीच वाले हैं, जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास भी, क्योंकि वो कैसे सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को, फाइनेंसिस के थ्रू। तो अगर पेरेंट्स फीस दे पाएंगे तभी स्कूल सस्टेन हो पाएंगे ना। सरकारी स्कूलों को तो सस्टेन करने के लिए सरकार बैठी हुई है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का क्या? ठीक है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स फ्रॉम द स्कूल्स टू द फैमिलीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड इन दिस टाइम। ठीक है। बिकॉज देखिए, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि स्कूल सिर्फ इसी करके जाते थे ताकि मिड डे मील स्कीम वहां पे उनको मिले। ठीक है। जो उनको खाना मिलता है लंच ब्रेक में, जो उनको मील प्रोवाइड किया जाता है स्कूल की तरफ से, अब वो भी उनके पास साधन नहीं था, तो सरकार ने कैश ट्रांसफर्स भी करने शुरू करे बच्चों को, ताकि बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ ठीक रहे ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो। ना उसके बाद बात आती है डिजिटल डिवाइड की। हर किसी के पास तो स्मार्टफोन नहीं है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप, इस तरह के डिवाइसेस हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अब ऑब्वियसली अब एजुकेशन तो ऑनलाइन हो गई थी सारी की सारी, चाहे स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये सब ऑनलाइन ही चल रहा था, ऑफलाइन टीचिंग तो चल नहीं रही थी। नाउ डेटा इंडिकेट दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स इन द हाउस होल्ड्स हैज डबल्ड सिंस 2018। तो ये जो एसर का जो डेटा है 2020 का भी है, 2021 का भी है। दिस इज ट्रू ऑफ फैमिलीज वेयर चिल्ड्रन आर इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इन प्राइवेट स्कूल। लेकिन स्मार्टफोन ज्यादा होना या डबल होना, ट्रिपल होना डजंट मीन कि उसका एक्सेस भी हर एक बच्चे को अलाइक है। ठीक है। स्मार्टफोन had been bought since the lockdown began in 1 out of every 10 households। ठीक है। When asked the same question in ASER 2021, it was found that the proportion had increased to almost 28%।
तो पिछले 2 सालों में जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है फैमिलीज में वो डबल हुआ है जरूर, यानी कि 10 में से 1 या 2 घरों में स्मार्टफोन जरूर होगा, खास करके अगर हम गरीब घरों की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें। एसर 2021 का सर्वे बताता है कि जो स्मार्टफोन का जो पेनिट्रेशन है दैट इज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 28%। बट कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे? सो एसर ऑल्सो शोज दैट द एक्सेस टू स्मार्टफोन्स डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि इसका यूजेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। 1/4 of all children with at least one smartphone can access the phone, but what about the other people? What about the other 3/4 of the students? Making children deal with grade level curriculum after almost a 2-year gap or hurrying them through the syllabus are not appropriate responses. एक बच्चा जो क्लास 3 में था 2020 में, आज 2022 आने वाला है, तो वो क्लास 5 या 6 में होने वाला होगा, है ना। तो अब अरिथमेटिक एबिलिटी की बात करें, रीडिंग एबिलिटी की बात करें, तो देखिए ये जो 7-8 साल की उम्र होती है यहाँ पे, आई एम श्योर जब आप अपने स्कूल में थे तो हमारे टाइम पे भी तो ऐसा कभी, ये तो 100 साल में एक बार ऐसा अवसर आया पैंडेमिक का, ठीक है। पर 7-8 साल का बच्चा, 8-9 साल का बच्चा, वो कैसे आप उसको ऑनलाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अरिथमेटिक एबिलिटी और रीडिंग एबिलिटी समझ सकता है? और दूसरी बात ये, अब जब स्कूल्स खुलेंगे, अब देखिए अब स्कूल्स ने ये तय करना है कि अब क्या पढ़ाना है। जो तीसरी क्लास में बच्चा था 5वीं क्लास में आ रहा है, तो लेकिन उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, उसकी अरिथमेटिक और रीडिंग एबिलिटी कितनी है? ऑनलाइन बैठे बैठे तो नहीं काम बनता ना। आफ्टर ऑल छोटे बच्चों के लिए तो अगर टीचर सामने खड़ा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा रहा है, तो छोटे बच्चों के लिए तो वही सबसे बेटर मेंटल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। सो व्हाट स्कूल सिस्टम्स डू वंस द स्कूल्स रीओपन, अब स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, तो दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड दैट वुड बी सीन इन द टाइम्स टू कम, ठीक है। फाउंडेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी है, और यही एज होती है क्लास 2, 3, 4 वाली, जब बच्चों की फाउंडेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स पे ही एम्फोसाइज करती है। चलिए अगला आर्टिकल, सेव हर चाइल्डहुड, रिटन बाय उमा महादेवन दासगुप्ता, शी इज एन IAS ऑफिसर। कंटेक्स्ट क्या है? एंड गर्ल्स चाइल्ड मैरिज, ठीक है। देखिए चाइल्ड मैरिज को लेकर तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, चाहे राजा राम मोहन रॉय थे, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, तो एंडिंग गर्ल्स चाइल्ड मैरिज और इंक्रीजिंग द एज ऑफ चाइल्ड मैरिज सिंस द लास्ट 200 ईयर्स 250 ईयर्स हम ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज के टाइम पे हम देखें, लेकिन चाइल्ड मैरिजेस की जो प्रॉब्लम है, गर्ल चाइल्ड मैरिजेस की जो प्रॉब्लम है, वो अभी भी बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए पैंडेमिक के टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत चाइल्ड मैरिजेस देखने को मिली हैं, लेकिन इवन बिफोर पैंडेमिक गर्ल चाइल्ड मैरिज का जो कंसेप्ट था, जो बाल विवाह की हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। इवन दो कि हमने बहुत सारी स्कीम्स, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के चलते, बट इवन देन अराउंड 8% ऑफ वुमेन एज्ड बिटवीन 15 to 59 were mothers or pregnant at the time of the survey of the National Family Health Survey, round 4, which happened in 2015-16. Now कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की बात करें, सो एज आई सेड कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना, उसके अलावा भी, और ये जो सरकार के जो इंसेंटिव्स हैं, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स देने के बाद भी पिछले 15-20 सालों से सरकार की कोशिश रही है कि पेरेंट्स को, खास करके जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इस तरह का एक बिहेवियरल चेंज आ सके, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो इतने प्रेशर में आके या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में आके अपनी छोटी बेटी का शादी ना करें। तो लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें रही हैं, बट इतनी कामयाब नहीं हो पाई हैं, ठीक है। पेरिल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, जो भी हमने पिछला आर्टिकल डिस्कस किया है, या ये वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सोशल इश्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको, ये थीम्स हैं, ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, ये आपको एसए में भी हेल्प आता है इसका, आपको GS1 के सिलेबस, जो आपको GS1 का पेपर है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्प पॉइंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं, तो प्लीज डू नोट डाउन दीज पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज ये बहुत कॉमन टॉपिक्स है, सोशल इश्यूज के टॉपिक बहुत कॉमन है, एसए हो, GS1 हो, वहां पे हमको काफी रेलेवेंस इन टॉपिक्स का मिलता है। नाउ चाइल्ड मैरिजेस हैपेंस विद इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, बिकॉज आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो औरतें हैं उनको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे रेस करने हैं, घर का काम करना है, तो वो अभी भी माइंडसेट लोगों का ऐसा बना हुआ है औरतों को लेके, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये ऐसा माइंडसेट औरतों को डिप्राइव करता है कि वो भी कंधे से कंधा मिला के कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमी में, ठीक है। आफ्टर ऑल अगर हम वर्कफोर्स की बात करें जो हमारी इकोनॉमी की है, तो अगर हम अपनी वर्कफोर्स को 25 to 30% इंक्रीज करते हैं, यानी कि 25 to 30% एक्स्ट्रा अगर वुमेन पार्टिसिपेट इन द लेबर पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स, तो हमारी GDP भी 5% तक इंक्रीज कर सकती है। Now, high levels of child marriage reflect discrimination and lack of opportunities for women and girls in societies. तो child marriage क्या करता है? That violates girls' human rights. So, child marriage deprives the girls ताकि वो आगे और पढ़ सकें और हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें, जॉब्स कर सकें। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज
So these opportunities are deprived for girl children who get married at a very early age. Now, what is the way forward? So some form of a legislation is definitely one of the steps for way forward. Karnataka has shown the way. Karnataka has amended the Prohibition of Child Marriage Act in 2017, declaring every child marriage and that any child marriage would be a cognizable offense. Expansion of secondary education and उसके साथ साथ access to safe and affordable public transport. Also schools में, colleges में, also access to clean toilets also, especially for women. Girls must be able to attend school regularly. तो ये बिहेवियरल चेंज है जो कि सोसाइटी में प्रोग्रेसिवली आएगा. देखिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें, अब सैनिटेशन की बात करें, ठीक है, अब कोरोना के चलते या क्लीनिंगनेस कैंपेन्स के चलते एक बिहेवियरल चेंज आना लोगों में कि टॉयलेट्स बनाने हैं, अपना वातावरण साफ सुथरा रखना है. अपने सैनिटेशन की बात करें, कोरोना के टाइम पे तो सैनिटेशन और सैनिटाइजेशन के तो लेके ज़्यादा ही लोगों में अवेयरनेस आई है. उसी तरह से ये भी जो है, जो अगर हम गर्ल्स चाइल्ड मैरिज की बात करें, इस प्रॉब्लम को रोकने की बात करें, इट्स अ बिहेवियरल चेंज विच विल इवेंचुअली कम एंड एफर्ट्स हैव टू बी देयर फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम IAS ऑफिसर्स, फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स, फ्रॉम एवरीबडी, जो बुद्धिजीवी लोग भी हैं, ताकि वो ये बिहेवियरल चेंज लेके आने में कोशिश करें और मदद कर सके लोगों की. चलिए अगला आर्टिकल, पैनोप्टिकॉन सिटी. देखिए ये किस कंटेक्स्ट में आया, ये यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बाय पुलिस. तो यहाँ पे हैदराबाद का एग्जांपल कोट किया गया कि हैदराबाद में कैसे इसको एक्सेसिवली यूज किया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को. देखिए पुलिस को टेक्नोलॉजी मिले, बेटर टेक्नोलॉजी मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है. दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड. मॉडर्नाइजेशन की बात करें, देखिए आज के टाइम पे क्राइम्स भी बहुत चैलेंजिंग है. जो आज के टाइम पे नए नए तरह के क्राइम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो पुलिस की कोशिश रहती है कि कैसे वो क्राइम को रिजॉल्व कर सके, कैसे क्राइम प्रिवेंशन हो सके. तो उसके लिए पुलिस को मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत है, बेटर टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है. ऑल दैट इज़ वेरी गुड. बट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में थोड़ी गड़बड़ भी है, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी इंट्रूसिव इन योर प्राइवेट लाइफ एज वेल. ठीक है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम मिटिगेशन, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, all these things we are totally supportive of that, but technology shouldn't happen at the cost of violating somebody's privacy. वो क्यों है ये बात जानते हैं. So हैदराबाद में अगर बात करें, so according to police officials, more than 6 lakh CCTV cameras have already been deployed in the city with the very real possibility that ये जो नंबर है 6 लाख से आने वाले टाइम में 10 लाख भी हो सकता है. ठीक है, नाउ दीज ऑल परवेसिव कैमराज. अब पुलिस का कहना है कि चलो हमने देखना है कि ट्रैफिक चलान करने हैं, कौन रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, कौन सीट बेल्ट नहीं लगा के चल रहा, कौन और भी तरह के कोई क्राइम्स हैं डे टू डे रूटीन, जो ट्रैफिक वायलेशंस के लिए या कोई और सीरियस क्राइम्स के लिए, ठीक है, चोरी डकैती के लिए. बट ठीक है, मतलब वो पुलिस को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आर्म करना ज़रूरी भी है, बट ये फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंक्लूड करते हैं. Now, they can be used in combination with the police's existing facial recognition cameras. ठीक है, देखिए सीसीटीवी कैमरास के भी अपनी एडवांटेजेस हैं. अगर मान लीजिए किसी को कहीं कोई ऐसे नोटोरियस एलिमेंट्स हैं, कोई वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई दिन दिहाड़े बैंक लूट रहा है, किसी को गोली मार रहा है, ठीक है, कोई लड़ाई कहीं हो रही है, तो सीसीटीवी कैमरास अगर शहर में लगे हुए हैं तो पुलिस को अपने कंट्रोल रूम में पता लगता रहेगा कि कहाँ पे कोई वायलेंट एक्टिविटी हो रही है. बट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है. अब वो क्यों है उसके बारे में बात करते हैं. नाउ दिस आइडेंटिफाइज द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ अ पर्सन्स फेस टू क्रिएट अ बायोमेट्रिक मैप. ठीक है, अब देखिए कईयों का नाक सिमिलर हो सकता है, कईयों की आंखें सिमिलर हो सकती हैं, कईयों के कानों का साइज सिमिलर हो सकता है. ठीक है, तो डजंट मीन कि वो बंदा क्रिमिनल होगा, क्योंकि अगर डेटाबेस में पुलिस के पास कुछ सेट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कुछ क्रिमिनल्स का, तो अगर आपने फेशियली रिकॉग्नाइज करना है कि क्या उसका जो फेस के जो फीचर्स हैं क्या वो क्रिमिनल के साथ मिलते हैं जो उनके डेटाबेस में मौजूद हैं, तो कई बार वो एरर भी आ सकता है. ठीक है, नाजायज़ अगर किसी इनोसेंट आदमी को अगर पुलिस पकड़ ले जस्ट बिकॉज उसके फेशियल फीचर्स किसी क्रिमिनल के साथ मिलते हैं, तो दैट इज ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एल्गोरिथम्स. नाउ एल्गोरिथम्स cannot decide if a person is a criminal or not. Algorithms cannot prove the fact that whether you're guilty or whether you're innocent. Now this system searches across databases of millions of images. Now these images can be also, so obviously technology है तो technology में भी faults आ सकते हैं, errors आ सकते हैं. ठीक है, नाउ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या कहते हैं. चलो हम तो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे और ज़्यादा इंप्लीमेंट करने की बात करें, लेकिन अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस मुद्दे को, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को बहुत सवेयर स्क्रूटनी के अंदर देख रहे हैं. और अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें या इन कंट्रीज की बात करें तो वो प्रोग्रेसिवली लेजिस्लेशंस निकाल रहे हैं जहां पे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को बैन किया जा सकता है आने वाले टाइम में. ठीक है, तो यूएस की बात करें, सो इन यूएस मल्टीपल सिटी एंड स्टेट लेवल बैन्स
and moratoriums have been imposed. More than 200 organizations have called for a global ban on the use of these biometric surveillance technologies. Even so, Facebook has announced that it would be shutting down its facial recognition program. Threat to privacy. ठीक है, in India, these technological infringements, violations, intrusions on our human rights are particularly of a grave concern. Right to privacy, आपको याद होगा आर्टिकल 2017 में आर्टिकल 21 के चलते जो केस पुत्तू स्वामी केस था, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया दैट राइट टू प्रिवेसी जो है इट इज अ फंडामेंटल राइट. ऑफ कोर्स नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, नॉट ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बट if this violates our privacy, so obviously that is also not good. ठीक है. Now without a law in place to regulate data collection, तो अभी proposals अभी ये भी ongoing story है, अभी चल रहा है जो data protection bill को लेकर legislation अभी winter session में हम जो अभी winter session आने वाला है पार्लियामेंट का, आने वाले समय में हम देखेंगे इसको लेकर भी legislation होगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी data protection bill को. तो चल रहा है काम, सरकार data protection bill भी लेके आ रही है, बट अभी कोई ऐसा कंक्रीट लॉ नहीं है. तो ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन में आपका पर्सनल डेटा भी आता है. ठीक है, तो सरकार का तो कहना है कि नॉन पर्सनल डेटा को भी उसमें इंक्लूड किया जाए, बट नेवरदलेस विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ दीज थिंग्स कैन वायलेट आवर प्राइवेसी. ठीक है, सो अंडर द गाइज और अंडर द गार्ब और अंडर द पर्दा ऑफ कि भी हम औरतों को, बच्चों को हमने उनका ख्याल रखना है, पुलिस का ये ऑब्वियसली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ताकि क्राइम फ्री सिटी हो सके, औरतें सेफ रहें, बच्चे सेफ रहें, वो ठीक है. बट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनी आर बीइंग स्पेंट ऑन दीज टेक्नोलॉजीज, जबकि कोई एविडेंस नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज कितनी फूल प्रूफ हैं. ओके, अगला आर्टिकल, ओवर वैल्यूड इन यूनिकॉर्न्स इन अ डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी. सो कंटेक्स्ट है पेटीएम करो. सो पेटीएम करो क्यों? बिकॉज अभी पेटीएम का आईपीओ हुआ था, लार्जेस्ट आईपीओ एवर. अगर इंडिया की बात करें 18,000 करोड़ का आईपीओ हुआ था, लेकिन जब उसकी लिस्टिंग हुई तो आई एम श्योर अगर आप थोड़ा स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो लिस्टिंग वाले डे पे जो आईपीओ का जो प्राइस था, तो दैट जो शेयर का प्राइस था पेटीएम का, दैट ड्रॉप्ड बाय 27%. तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे साल में, चलो इस पूरे साल में क्या, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, तो पहली बात तो है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू करे हैं. ठीक है, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स होने शुरू हुए हैं, आईपीओस की बरसात हो रही थी. जुलाई अगस्त की बात करें, अभी हम नवंबर की बात करें, अभी नाइका का आईपीओ भी आया था. ठीक है, अभी गो कलर्स का आईपीओ आया है, सिगाची इंडस्ट्रीज का आईपीओ, कितने सारे आईपीओस आ रहे हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आईपीओस जो प्रॉफिट देके जा रहे हैं लिस्टिंग डे पे, तो वो कुछ आईपीओस तो 300%, 270%, 60%, 100% भी देके जा रहे हैं. अभी पीछे जोमेटो का आईपीओ भी हुआ था. अब लेकिन सवाल ये आता है कि देखिए ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जोमेटो हो गया, उबर हो गया, पेटीएम हो गया, है ना. तो ये अब उस तरह से एडटेक कंपनीज भी हैं, जैसे बाइजू है, अनअकैडमी है, तो वो एडटेक कंपनीज भी आ जाती हैं जो अभी पाइपलाइन में है कि वो भी अपना आईपीओ निकालना चाहते हैं. तो अब ऑब्वियसली अब ऐसा कंसेप्ट देखा जा रहा है कि ये जो कंपनीज हैं ये अपने असेट्स को बहुत ओवर वैल्यू कर रहे हैं. ठीक है, ये एक्चुअल में अगर पेटीएम के शेयर की भी बात करें तो अगर पेटीएम का शेयर जो लिस्ट हुआ था अराउंड 2150 की प्राइस पे, तो उसका सही प्राइस अराउंड 1100, 1150 बनता था, 1100, 1150 बनता था. तो ये ओवर वैल्यूएशन अपने एसेट्स का दिखा रहे हैं, जबकि ये जो कंपनीज हैं लॉसेज में हैं. ठीक है, ये कंपनीज बहुत बुरी तरह से लॉसेज में हैं, लेकिन अपने शेयर का प्राइस इतना ज्यादा दिखा के, अपने एसेट्स को इन्फ्लेट करके, ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल नहीं है इन कंपनीज के लिए. ठीक है ना. अगर यूनिकॉर्न की, गेल की बात करें, यूनिकॉर्न रश की बात करें, तो यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन कंपनीज. ठीक है, $1 बिलियन स्टार्टअप्स. और डेकाकॉन की बात करें तो दैट्स लाइक $10 बिलियन स्टार्टअप. ना बाय द एंड ऑफ 2021, पैंडेमिक चल रहा है 2 साल से, माइग्रेंट क्राइसिस है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, इतनी आर्थिक तंगी आ रही है, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, वो राइज ही कर रहा है. ठीक है, सो बाय 2021 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोड्यूस्ड 40 मोर यूनिकॉर्न्स, यानी कि 40 कंपनीज जिनका जो वैल्यूएशन है दैट इज मोर देन $1 बिलियन. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली भी लोग घर पे बैठे थे, डीमैट अकाउंट्स खोल रहे थे. ऑब्वियसली दिस इज अ थ्राइविंग इकोसिस्टम ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, अ ग्रोइंग स्मार्टफोन यूजर बेस, बहुत सारी ऐप्स हैं, पेटीएम मनी ऐप है, जीरोदा ऐप हो गया, ठीक है, ग्रो ऐप हो गया, इस तरह के जो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो डिजिटल बिजनेसेस हैं ये भी बहुत थ्राइव कर रहे हैं. देखिए पिछले 2 साल से सारा काम इंटरनेट पे ही चल रहा है, तो इंटरनेट कंपनीज का भी बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना हुआ है पिछले 2 सालों से, बिकॉज लोगों की जो डिपेंडेंसी है इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है. और अगर हम स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की बात करें, इंटरनेट यूजर्स की बात करें, देखिए रूरल इंडिया में तो इतना नहीं है. रूरल इंडिया में तो बेचारे लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, फोन्स तो फिर स्मार्टफोन्स तो बहुत दूर की बात है. नाउ एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम दिस होल इकोसिस्टम, बिकॉज
India has around about 64 crore internet users, 640 million internet users, and out of which 550 million smartphone users, यानी कि 54 crore smartphone users. Now digital payments की बात करें, now that has seen a growth of almost 30% as of March 31, 2021, which is very good. Probably the only good thing which happened after नोटबंदी, देखिए काला धन आया कि नहीं आया वो तो खैर हमको नहीं पता, लेकिन नोटबंदी के बाद ये बात जरूर अच्छी हुई कि ये जैसे यूपीआई ऐप्स की बात करें, भीम ऐप की बात करें, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ठीक है, मोबिक्विक है, और तो आजकल और भी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो भी अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म्स अलग से निकाल रहे हैं. तो ये डिजिटल पेमेंट का जो कल्चर है वो बढ़ गया है. तो ऐसा खास पेटीएम में क्या है ना? अब पेटीएम में ऐसा खास क्या है? ये तो ऐसे तो और बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि इस तरह का डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं. आफ्टर ऑल पेटीएम तो स्टार्टेड एज अ वॉलेट, एज अ डिजिटल वॉलेट, ठीक है ना. यहाँ पे एक बात आती है इनोवेटर्स डिलेमा की. तो इनोवेटर्स डिलेमा एक book है which is written by Clayton M. Christian. Now he popularized the idea of disruptive technologies in this book which he had written in 1997. ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये लिखा था that ये जो आइडिया है that the startups with limited resources can aim at technology disruption by inventing an entirely new way of getting something done. और चलो कुछ नया बना दिया, कुछ नया कुछ डिस्कवर कर दिया, कुछ नया कोई प्लेटफॉर्म बना दिया, उसको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल सॉफ्ट बैंक की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, टेक्नोलॉजी कंपनीज में, चाहे ऊबर है, पेटीएम है. अब आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. अब लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है उन्होंने अपना पैसा भी तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना पैसा प्रॉफिट के साथ निकालना है. तो ऑब्वियसली अगर आप लॉसेज में जा रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसको, ठीक है, विच इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू, आपने आपके हिसाब से वो इनोवेशन है, बट विच इज नॉट समथिंग वेरी न्यू बिकॉज उस तरह के और भी बहुत प्लेयर्स मार्केट में बैठे हुए हैं. तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको होगा कि भाई मेरे को अपने पैसे निकालने हैं, मैंने तो ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट किया हुआ है. तो ये कंपनीज क्या करती हैं, फिर आईपीओ निकाल लेती हैं. आईपीओ में जो अपने शेयर प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर देंगे, लॉसेस में होने के बावजूद भी अपने एसेट्स बहुत ओवर वैल्यू कर देंगे. तो वही उस दिन क्या हुआ, जिस दिन पेटीएम का आईपीओ लिस्ट हुआ था, तो उसी दिन ये बात हुई दैट जो शेयर का जो प्राइस था वो एकदम से नीचे गिर गया 27% पे. बिकॉज ऑब्वियसली लाइक पीपल नो दैट, आई मीन दिस इज नॉट अ कंपनी जिसका इतना कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं. लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे, जो वेंचर कैपिटल्स थे, एंजल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, जो भी पैसा पेटीएम ने जनरेट किया आउट ऑफ दिस आईपीओ, ठीक है. सो इन रियलिटी पेटीएम इज नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट दैन दी अदर बिग प्लेयर्स आर डूइंग, ठीक है. तो यूपीआई पेमेंट की बात करें तो और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, फोन पे, गूगल पे, वो क्विक हो गया, तो और भी बहुत सारे ऐसे, भीम ऐप की बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है. तो इफ यू आर saying that look our product is different, we are innovating something different, you have to show that how different it is from the other companies, from the other product, and you obviously have to show that what is your balance sheet. अब obviously पेटीएम हो, जोमेटो हो, इतने सारे कैशबैक्स अनाउंस करके, डिस्काउंट्स देके वो क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लॉसेस में जा रहे हैं. इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं, इन्वेस्टर से पैसा उठा के वो डिस्काउंट्स देके, कैशबैक्स देके, जोमेटो पे 40% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, ठीक है, स्विगी हो, जोमेटो हो, ऊबर हो. तो अब देखिए ये सारा जो पैसा है कहाँ से आ रहा है, जो डिस्काउंट दे रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं से आ रहा है. अब इन्वेस्टर्स बाद में अपना पैसा वापस मांगेंगे, तो उस पैसा वापस लेने के लिए इनके पास अगर पैसे होंगे, जोमेटो के पास, पेटीएम के पास, तभी वो पैसा वापस दे पाएंगे. तो इस करके वो आईपीओ निकाल देते हैं, ठीक है. चलो ये देखे कि चलो अभी आईपीओ निकाल देंगे तो इतने सारे आईपीओ निकले हैं, इतना प्रॉफिट आ रहा है, फर्स्ट डे पे 100% गेन्स, 200% गेन्स मिल रहे हैं, तो पेटीएम को तो हमको भी मिल जाएगा कुछ ऐसा. नाउ फर्म्स आर बर्निंग कैश to give massive discounts to customers. So firms like Paytm, Zomato, they are burning the cash given to them by the investors, the venture capitalists, the angel investors, ताकि लोगों को डिस्काउंट और देते रहेंगे. तो जो अब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है कि लोगों को डिस्काउंट देते रहो और बाद में कस्टमर्स आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते रहेंगे, आपके लॉयल कस्टमर बेस बनता रहेगा. कितना डिस्काउंट दोगे? आफ्टर ऑल अगर पूरे देश की बात करें तो सिर्फ लगभग 2 करोड़, लगभग अराउंड 2 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं विच अर्न मोर देन 5 लाख पर एनम, ठीक है, विच इज अराउंड अबाउट 42,000 पर मंथ. सो दिस इज ओनली 7% ऑफ ऑल इंडियन पॉपुलेशन. तो आपको क्या और करना पड़ेगा ताकि ये जो 7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, ये जो 2-2.5 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, आप कितना इनको सस्टेन कर पाओगे अपने लॉयल कस्टमर बेस में? तो डिस्काउंट्स दे के इज नॉट अ वेरी हेल्दी मॉडल टू सस्टेन योर कंपनी, टू सस्टेन योर फाइनेंसेस. इफ द फर्म्स वांट टू गो बियॉन्ड द 7% ऑफ द हाउस होल्ड्स, तो इस स्ट्रैटेजी से, अगर जिस स्ट्रैटेजी से वो चल रहे हैं उस हिसाब से उनको और कैश बर्न करना पड़ेगा और डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे ताकि वो अपना कस्टमर बेस इंटैक्ट रख सके.
चलिए अगला आर्टिकल, फार्म नीड्स द फैक्ट्री। ये आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि हम अपने जो फार्म लॉज हैं वो रिपील करने वाले हैं। तो जो 3 काले कानून, बिकॉज ऑब्वियसली पूरा आज 1 साल होने को आ गया फार्म एजिटेशन को भी, चलो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो फार्म लॉज है रिपील हो जाएंगे, फाइन। तो ऑब्वियसली दैट इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द फार्मर्स हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। अब ऑब्वियसली उन्होंने अब एमएसपी की डिमांड रखी है कि एमएसपी को लीगल करा जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ द प्रॉब्लम इज, डज दैट सॉल्व एनीथिंग? फार्म लॉज आना या फार्म लॉज का रिपील करना, now what is good for the agriculture, ये बात मैंने पहले भी कही थी। now what is good for the agriculture, there might be certain elements from the farm laws which might be very good for the agriculture, I personally feel so, but again that is not good for the agriculturist. but if we talk about the agriculture today, now एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर भी हमारा कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें, सो आवर एग्रीकल्चर टुडे एम्प्लॉयज 45% ऑफ इंडियाज वर्कर्स व्हाइल ओनली प्रोड्यूसिंग अराउंड 10% ऑफ इट्स आउटपुट, ठीक है। नाउ दिस शोज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्टिविटी कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है। देखिए हमारी इतनी पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो कैसे फार्म इनकम्स इंक्रीज हो पाएंगी? डेफिनेटली हमको अपनी जो डिपेंडेंसी है, कितने सर्वेज आ चुके हैं पास्ट में, कितने आर्टिकल्स आ चुके हैं जहां पे ये बात बहुत कैटेगोरिकली मेंशन है कि जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे कम रखनी पड़ेगी और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बढ़ानी पड़ेगी अगर लोगों की इनकम्स इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो एवरेज जो इनकम है एग्रीकल्चर से किसी नॉर्मल व्यक्ति को, एवरेज इंडियन फार्मर को लगभग महीने के 10 या 11 हज़ार रुपए की है, ठीक है। तो वो बहुत कम है और एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने फार्मर्स इनकम को डबल करना है। नाउ दिस इज द फंडामेंटल रीजन बिकॉज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दैट इंडियन फार्मर इज पुअर। तो एकदम से कहो कि रातों रात कोई लॉज आ जाएंगे या लॉज रिपील हो जाएंगे तो किसानों का सोल्यूशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। देयर आर टू मेनी वर्कर्स डिपेंडेंट ऑन अ पीस ऑफ लैंड लिविंग ऑन द फार्म। Now the land, डिस्पाइट हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव किया, डिस्पाइट आज के टाइम पे हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, डिस्पाइट आज के टाइम पे फूड कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारा अनाज बिखरा पड़ा है, वीट हो, राइस हो, ग्रेनरीज आर ओवरफ्लोइंग एटसेट्रा एटसेट्रा, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सब कुछ हमारे पास हमने बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है एग्रीकल्चर में। लेकिन उसके अलावा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाई है। और इस तरह से अगर प्रोडक्टिविटी अगर हमारी इनहांस नहीं हो पाई है, तो अगर इस तरह से चलते रहेंगे तो इतने सारे लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते एग्रीकल्चर के ऊपर। Now, low productivity in agriculture as in the other developing countries. So overall, the labor productivity in the richest countries is almost 40-fold greater than in the poorest economies. अगर agriculture labor productivity की भी बात करें rich and poor countries में, so that is also, the difference is also 80-fold. Gap between the labor productivity of developed and developing countries in the non-agriculture यानी कि manufacturing and services sectors की बात करें is just 5-fold. Poor economies, like obviously India is also a developing economy, so poor economies like India, most of the African economies, most of the South Asian economies, they continue to allocate a huge part of their labor force to agriculture, not to non-agriculture sector. Now paradoxically, जो हमारे poor countries हैं, developing देश हैं, labor productivity जो है in non-agriculture sectors is much more greater than the labor productivity in the agriculture sector. ठीक है। सो बात फिर यहां पे ये आती है दैट वी नीड टू एक्सपैंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वी नीड टू एक्सपैंड एंड एक्सप्लोर द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ एक्सपेंशन ऑफ द लार्ज स्केल लो टेक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट विच कुड अब्सॉर्ब द ह्यूमंगस एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तो वी नीड टू क्रिएट मोर ब्लू कॉलर जॉब्स ताकि फार्मिंग से लोग नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में भी आ सकें। आफ्टर ऑल वो भी बहुत जरूरी है। देखिए एग्रीकल्चर जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो हमारा जो लेबर फोर्स है, ठीक है, खास करके जो लो स्केल लेबर फोर्स है, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है। तो रिपीटेडली सरकार की तरफ से जो मेजर्स इन द पास्ट आए हैं, चाहे सब्सिडीज हैं, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। चलो व्हीट राइस की आप एमएसपी बढ़ा दो, कम कर दो, 2500 कर दो, 2000 कर दो, ये इस तरह के जो मेजर्स हैं ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म में वो फार्मर्स को डिसइंसेंटिवाइज ही करेंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करने वाले हैं। तो नीड ऑफ द आवर इज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स टू स्टेप अप एंड प्रोवाइड अ वायबल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। नीड ऑफ द आवर इज ऑल्सो टू फोकस ऑन इंसेंटिवाइजिंग, गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज एंटरप्रेन्योर्स ताकि वो इन्वेस्ट कर सके फ्रॉम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ऐसे लॉज बना सकें सरकार ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं दे कैन एंड अप हायरिंग मोर देन 50 वर्कर्स, नॉट लेस देन 50 वर्कर्स बट मोर देन 50 वर्कर्स। अगर ये सब होगा तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो हमारा इतना ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
जो कि गिफ्ट है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए एक वरदान है, वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हम टैप नहीं कर पाए, बिकॉज एवरेज मीडियन एज ऑफ एन इंडियन इज 28 ईयर्स ओल्ड, अगर वो हम टैप नहीं कर पाए तो ये जो हमारा वरदान है वो हमारे लिए श्राप बन जाएगा, डेमोग्राफिक कर्ज बन जाएगा। चलिए अगला आर्टिकल, द रोड टू अ हिमालयन ब्लंडर। ये किस कंटेक्स्ट में है? चार धाम प्रोजेक्ट में। तो आपको पता भी रिसेंटली न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये बोला था, चलो आप चार धाम रोड बना रहे हैं, आपने रोड को चौड़ा करना है, वाइडन करना है। सरकार का ये कहना था, देखिए हमको अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ताकि जो डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स की ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर वो और इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। चलो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि चलो जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है वहाँ पे तो ऑब्वियसली हम सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न है, बट फिर बाद में बात आ जाती है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की भी, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ की भी बात आ जाती है। तो हम पहले बहुत क्विकली इसके हाइलाइट्स जान लें कि क्या इसका लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो चार धाम जो रोड प्रोजेक्ट है, दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी इन 2016। नाउ दिस इज एन एम्बिशियस अटेम्प्ट टू वाइडन, चौड़ा करना और वाइडन करना टू नियरली 900 किलोमीटर्स ऑफ हिल रोड्स एट द कॉस्ट ऑफ, चलो 12,000 करोड़। चलो कॉस्ट की बात यहाँ पे नहीं आती है, बात यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की आती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये this will provide all weather connectivity to the 4 major shrines of यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ठीक है। अब चलो ये बेसिकली वाइडन करने का प्रोजेक्ट क्यों है? ताकि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, जो पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्रा करने आते हैं उनकी कनेक्टिविटी बेटर हो सके, वो और संख्या में आ सकें, ठीक है। तो चलो वो एक बेटर कनेक्टिविटी बनाने के लिए दिस इज अ मेजर टू अट्रैक्ट मोर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म। Now, cost of development, not the monetary cost of development, but the social or the environmental cost of development. Now, देखिए अब आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत कॉमन बात है लैंडस्लाइड्स आना, फ्लड्स आना, लैंडस्लाइड्स आना। अभी अब देखो चेन्नई में भी फ्लड्स आए थे, तो हमने डिस्कस किया था कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं सड़क के ऊपर, कितनी सारी सड़कों के ऊपर इतना कमर्शलाइजेशन हो रहा है, होटल्स बन रहे हैं, रियल एस्टेट माफिया की बात करें तो पानी जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो उसको चैनल नहीं मिलता ड्रेन होने के लिए। उसी तरह से अगर उत्तराखंड की बात करें, हर साल उत्तराखंड में फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो नेचुरल टेरेस्ट्री इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। अगर आपने सड़कें बनानी है, आपने बिल्डिंग्स बनानी है, मॉल्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड जहां पे लाई करता है दैट इज अ इकोलॉजिकली वेरी फ्रेजाइल एरिया, फ्रेजाइल जोन। नाउ रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन विद द नेचर एंड ऑब्वियसली दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज हैज लेड टू मैसिव लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स इन द फ्रेजाइल हिमालयन रेंज। तो अगर हम सड़कें चौड़ी करते रहेंगे, ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बहुत सारी जानें भी जा सकती हैं लैंडस्लाइड के चलते, फ्लड्स के चलते बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं, बिकॉज अगर हम ये छेड़छाड़ करते रहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ, सो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी। अब अगर हम बात करें, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है दैट इट इज वेरी एसेंशियल, विच इज वेरी गुड, विच इज ऑब्वियसली वी ऑल सपोर्ट that the purpose to widen these roads is to back up the troops and the armed movements towards the India-China border. So good. But यहाँ पे ये नोट करना भी जरूरी है, जो हिमालयस उत्तराखंड के हैं that is different from the Himalayan terrain in Ladakh. ठीक है, so valleys in Uttarakhand are narrow and close ended with slopes of 60 to 70 degrees. जबकि लद्दाख की बात करें वहां पे जो slopes का जो एंगल है that is almost 30 degrees. ठीक है, तो इसी साल देखिए हमने कितने फ्लड्स देखे, धौली गंगा में, ऋषि गंगा में, अलकनंदा रिवर्स में, ठीक है, 200 से ज्यादा जाने भी गई थी उसमें। ना ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो 2018 में एक एनजीओ ने चैलेंज किया था इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में कि ये हिमालयन इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी ताकि वो इनकी जो फाइंडिंग्स है एनजीओ की उनको एग्जामिन कर सके और इन्वेस्टिगेट कर सके। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये जो विड्थ है ऑफ द रोड, जो कैरेज वे विड्थ है ऑफ द रोड, दिस कैनॉट एक्सीड 5.5 मीटर्स। ये जो 5.5 मीटर की जो विड्थ बताई गई है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोली है, दिस इज इन synchronization, this is in sync with the guidelines given by the Ministry of Road Transport and Highways. ठीक है, so court went with the ministry's guidelines कि भी मिनिस्ट्री ने कहा था कि 5.5 मीटर से ज्यादा ये सड़क वाइड नहीं करी जाएगी। लेकिन दिसंबर 2020 में जो मिनिस्ट्री है ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज दैट अमेंडेड द 2018 सर्कुलर एंड सेड दैट लुक, अब हम सड़क को 5.5 मीटर विड्थ की जगह 10 मीटर और वाइड करेंगे, बिकॉज द रीजन गिवन वाज, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया था कि हमको अपनी जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट करनी है द इंडिया चाइना बॉर्डर, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, नॉट डेसिक्रेटिंग द हिमालयाज. Now, it is often argued that the landslides are natural consequence of the construction of roads, and this can be mitigated. How can they be mitigated? So they can be mitigated by safe and stable infrastructure. That is the only solution to mitigate this kind of disaster, especially in a ecologically fragile Himalayan region of Uttarakhand. ठीक है. Now, double lane paved shoulder roads are excessively wide and render the slopes vulnerable. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि वहां पे जो स्लोप्स है उत्तराखंड में 60 to 70 डिग्रीज हैं, तो स्टीप है. लद्दाख की अगर बात करें तो वहां की जो
वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ की जो जोग्राफी है, दैट इज मच डिफरेंट दैन द हिमालयंस ऑफ उत्तराखंड. Any human induced change beyond the Himalayas, beyond the Himalayas carrying capacity will have an impact on the stream runoffs and erosional or depositional process. तो ये मैप है यहाँ पे प्रपोज 4 धाम हाईवे का. तो आप देख सकते हैं ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. ठीक है, सो दिस इज द मैप, यू कैन हैव अ लुक. चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलेंगे हम अब ट्यूसडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ. तो आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.